हाँ जी, आजा बाबू। ये दीदी हैं। इसका नाम क्या है? इसका नाम है सनी। सनी सनी नाम है। ये एक दिन अपने आप आ गई हमारे घर में। ओह, हाँ, खिड़की पे आ गई, खिड़की पे आके बैठी। प्रीति ने बताया कि पंडित जी देखो कौन आया है। तो हमने कहा कौन आ गया भाई अंदर रूम में? जाके देखा तो खिड़की पे बैठी थी। मैंने बेटा अंदर आ जा, तो अंदर आ गई। फिर मैंने इसको खाने के लिए खीरा रख दिया, शिमला मिर्च रख दी, खाती रही आराम से। तब से इधर ही रहती है। लेकिन उसके बाद में पंडित जी उड़ के गई नहीं, वापस उड़ के नहीं गए? ना ना ना, उड़ना आता है? खूब आता है, घर में ही उड़ती है आराम से। अच्छा, हाँ, घर में खूब उड़ती है, चक्कर मारती है। देखो वेरी यहाँ गुड। बैठ जाएगी आराम से, कोई टेंशन नहीं है। अरे वाह, अरे वाह, क्या बात है। बैठ गई अब ऊपर जाके। अभी देखो ये आ गई। ये हमारा छोटा बच्चा, ये देखो। अब इसका नाम क्या है? इसका आवाज नहीं है। इसका नहीं, सबका नाम बता दिया है। क्या नाम है? वीरभद्र। वीरभद्र, वाह, वेरी गुड। थोड़ा कैमरा नीचे करिए पंडित जी, एक सेकंड दिख नहीं रहा। एक सेकंड। वीरभद्र दिख नहीं बराबर। मैंने सबको पहले म्यूट कर देता हूँ, डिस्टर्बेंस आ रहा है। वीरभद्र थोड़ा कैमरा। हाँ, वीरभद्र कैमरे से थोड़ा भाग रहे हैं। ये ऐसे आ जाता है गोद। अब देखो ये अभी आ गया यहाँ पे, अब आ गया। अभी तो प्यार करना पड़ेगा तभी रुकेगा गोद में। अबे शक्ल देख अपनी, शक्ल देख, शक्ल देख, इसमें देख, इसमें देख। सब लोग देख रहे हैं तुम्हें, सब लोग देख रहे हैं। देखो, हाय बोलो सबको, हाय। ये देखिए, ये बैठे हैं। ये ऐसे ऐसे गोद में लेट के यहाँ प्यार करवाता रहेगा अभी आराम से, ऐसे ऐसे प्यार करवाता रहेगा। बदमाश है ये। ये बहुत दूसरा इससे भी ज्यादा है। अच्छा, दो है? हाँ, दो है, इससे भी ज्यादा है दूसरा वाला। ठीक है, हाँ, दो। प्रसून राजा को लाना। हाँ, खिड़की चेक कर लेना बेटा पहले, फैन भी बंद कर देना। कई बार उड़ के टकरा सकते हैं ना, इसलिए डर रहता है। मैंने वही कहा कि फैन का क्या करते हैं। हाँ, हाँ, फैन बंद कर देते हैं। फैन बंद कर देते हैं, सही बात। सनी आजा, आओ आओ, जल्दी आओ, इधर आओ, सब लोग बुला रहे हैं। अरे बच्चे, इनसे पूरा पूरा टाइम आपका बढ़िया तरह से पास हो जाएगा, सब थकान उतर जाती है। तो हमारे पौधे और हमारे पंछी और वीरभद्र और चंद्रलेखा, वो हमारे खरगोश हैं दोनों। सही बात। वीरू चंदा, है ना बाबू? चलो अब अंदर जाएंगे। हमारे पास में एक है स्नूपी, उसी से हम बिजली है मालूम, वो हमारे पूरा दिल लगाए रखता है। अंदर जाएंगे, अभी अंदर जाना है, चले अंदर, चलो मैं घर में जाऊँ। पैरट देखो गई अपने घर के अंदर, गई अपने आप। अच्छा, अपने आप चली जाती है। वेरी गुड। बहुत प्यारे बच्चे हैं, बहुत ही प्यारे। और इनको कुछ ये नहीं है, मतलब हमने कोई बंदा, एक बार तो क्या हुआ कि हम लोग बाहर गए थे और किसी तरह खिड़की खुली रह गई। तो ये फरीदाबाद की बात है। तो राजा साहब जो है वो बैठे थे बालकनी में आराम से और वेट कर रहे थे कब मम्मा पापा आएंगे तब हम अंदर जाएंगे वापस। भागते नहीं है। वेरी गुड, ऐसा है। वेरी नाइस, समझदार होते हैं ये बहुत। हाँ जी, हाँ जी। चलिए आज की कक्षा शुरू करें।
हाँ जी। आइए एक बार गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे और फिर शुरू करते हैं। संजय भाई साहब नहीं है आज? ये हूँ पंडित जी। अच्छा जी, अरे वाह। आपकी तरफ से कोई कमेंट नहीं आया तो मैं समझा शायद आप आज नहीं है। चलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का जो हमारा विषय है, उनको बोल दो मीटिंग में बाद में कॉल कर, वो है माइंडफुलनेस। तो माइंडफुलनेस क्या है, हम इससे क्या समझते हैं, और ये जीवन में किस प्रकार से उन्नति करने में सहायक हो सकती है, इसके विषय में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो हमारा जो क्रम है उसके अनुसार आइए आप लोगों से शुरू करते हैं कि आप लोगों का इसके विषय में क्या विचार है। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते जी। आज हम डिस्कस कर रहे थे, मैं मम्मा पापा के साथ, मैंने पापा से पूछा आज के क्या टॉपिक था आज के सेशन के लिए। तो हमने एक शॉर्ट चर्चा की थी कि माइंडफुलनेस का मीनिंग एक्चुअली क्या होता है, और हम ये कंक्लूजन में पहुंच के माइंडफुलनेस प्रेजेंट होना, टू बी इन योर प्रेजेंट, और अपनी पूरी सब सेंसेस यूज करना, एक्नॉलेज करने के लिए कि आपके अराउंड क्या हो रहा है। तो एज यूजुअल मैंने थोड़ी सी रिसर्च की माइंडफुलनेस के केस स्टडीज और इसके साइंस के बारे में। अमेज़ॉन जैसे हमें पता है एक बहुत बड़ी कंपनी है, हम सब अमेज़ॉन को जानते हैं, हम पार्सल्स आते रहते हैं। तो अमेज़ॉन स्पेशली बाहर जो प्रोडक्शन और सप्लाई चेन यूनिट्स होते हैं उधर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, क्योंकि सब पैक करना होता है और ये इंश्योर करना होता है कि सभी को अपने पार्सल्स मिल जाए। तो अमेज़ॉन के एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो बहुत अंडर लॉट ऑफ स्ट्रेस होते हैं। तो एक न्यू उनने एक नॉवल आइडिया प्रपोज किया, अमेज़न। zen का मतलब to be in a state of to be calm and to be peaceful and calm। तो एक अमेज़न करके उन्हें एक इंट्रोड्यूस किया, एक स्मॉल क्यूबिकल होता है जहाँ वो जाकर बैठ सकते हैं और ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं और हैप्पी वीडियोस देख सकते हैं, ताकि थोड़ा वो रिलैक्स कर पाए। क्योंकि वो लोग बहुत एम्प्लॉयज़ को कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हायर करते हैं और वो उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस और ऐसी नेसेसिटीज़ नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, पर ये छोटी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। एक और रिसर्च हुई थी, एक साइकाइट्रिस्ट ने कुछ लोगों को एक स्टडी में एनरोल किया था, और बहुत लोग जानते हैं कि स्मोकिंग हेल्थ के लिए इंजूरियस होता है, पर ये साइकाइट्रिस्ट ने कुछ स्मोकर्स को बुलाया और उन्हें कहा कि अगर आप स्मोक कर रहे हैं, आप माइंडफुल रहिए, आप पूरा प्रेजेंट रहिए और आप एक्नॉलेज कीजिए आप क्या कर रहे हैं, टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली आप क्या कर रहे हैं। और उस स्टडी के बाद जब उन्हें बुलाया गया, ये रियलाइज़ किया कि जब वो कॉन्शियस थे कि वो स्मोक कर रहे थे, उन्हें बहुत चीज़ें नहीं पसंद आई, कि हमें ओडर नहीं पसंद है, कि हमें एक्चुअली ये पसंद ही नहीं। और उन्हें ये रियलाइज़ किया कि जब वो माइंडफुल नहीं थे, एज अ हैबिट वो बिना रियलाइज़ कर ही स्मोक करते थे। आई थिंक उस स्टडी का ये कंक्लूजन था कि माइंडफुलनेस इतनी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम कभी कभी इतनी चीज़ें ऐसे ही आउट ऑफ हैबिट करते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि उसकी इम्प्लीकेशंस हम पे क्या हो रही होती है। तो कुछ सिंपल टिप्स माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने के लिए ये हो सकते हैं कि कोविड की वजह से काफ़ी लोग बहुत एंक्शियस होते हैं, तो काफ़ी मोबाइल एप्लीकेशंस हैं कामिंग म्यूज़िक के, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के। कभी कभी आप बहुत ओवरवेल्म फील कर रहे हो तो थोड़ा चैंटिंग, थोड़ा ब्रीदिंग, ये चीज़ें होती हैं जो आपको प्रेजेंट मोमेंट में वापस लाती है। और एक और स्पेशल एक्सरसाइज है कि अगर आप बहुत ओवरवेल्म फील करें, 5 थिंग्स यू कैन टच, एक सिंपल एक्सरसाइज, या 5 थिंग्स यू कैन फील अपने सराउंडिंग्स में, ताकि आप
वापस आ सके, कुछ फील कर सके अपने सराउंडिंग्स में, ताकि आप रियलाइज करें कि यू नो आप प्रेजेंट में इंस्टेड ऑफ पास्ट या फ्यूचर। आई थिंक ये मेरी रिसर्च है, ये मेरा कंट्रीब्यूशन है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा प्रयास, वेल डन। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते जी। सबको नमस्ते। तो आई थिंक माइंडफुलनेस की जब बात आती है, मेरे हिसाब से एज ध्रुव सेड, इट इज रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। और सेल्फ अवेयरनेस जो है हमें बहुत सारी चीज़ों में मदद कर सकती है, बी इट सॉल्विंग अ डेली रूटीन टास्क या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना हो। सेल्फ अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आई थिंक माइंडफुलनेस को अचीव करने का एक तरीका है मेडिटेशन। जहाँ तक मेडिटेशन की बात आती है, मैंने एक एग्जाम्पल रीड किया है, आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज, कि महाभारत के युद्ध में जब युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य के सामने कहा कि अश्वत्थामा, यानी कि मतलब हाथी था लेकिन द्रोणाचार्य के बेटे का नाम भी अश्वत्थामा था, तो जब युधिष्ठिर ने कहा कि अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई है, तो वो द्रोणाचार्य के लिए एक तीर की भांति था। लेकिन फिर भी उसके बाद उन्होंने आई थिंक मेडिटेशन प्रैक्टिस की, और उनकी मेडिटेशन इतनी पावरफुल थी कि जब कोई दूसरा उनको डेथ ब्लो देने आ रहा था, बाय देन द सोल हैड ऑलरेडी लेफ्ट द बॉडी। तो मुझे पता नहीं ये कितना ट्रू है, लेकिन अगर हम इसके 10% का भी मेडिटेशन ला सकते हैं ना, आई थिंक आवर माइंड कैन बी वेरी पावरफुल। तो आई थिंक दैट इज व्हाई माइंडफुलनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बस इतना ही। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आज बड़े अच्छे अच्छे खोज करके लाए हैं ध्रुव और दक्ष दोनों, वेरी गुड, वेल डन जी। जी पंडित जी, टेकिंग ऑफ फ्रॉम जहां ध्रुव दक्ष ने बोला कि प्रेजेंट में होना, आई थिंक दैट इज द सबसे बड़ी वीकनेस हमारी सबकी, आई वुड से फॉर माई सेल्फ ऑल्सो, कि यहाँ तो हम पास्ट में सोचते रहते हैं जो बीत चुका है, जो हमारे हाथ में नहीं है, यहाँ फ्यूचर का डर, या उसकी कभी जैसे ध्रुव ने कहा कोविड है तो कोविड से लोग घबराए हुए हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत सारे सवाल। तो यहाँ तो फ्यूचर या पास्ट, बट प्रेजेंट में आई थिंक सबसे कम टाइम हम लोग प्रेजेंट में रहते हैं। कोई एक्टिविटी भी करें तो माइंड डाइवर्ट होता रहता है। तो माइंडफुलनेस लेके उसको प्रेजेंट फोकस लाना आई थिंक इज द बेस्ट थिंग वी कैन डू। तो वेदर वी यूज योगा, मेडिटेशन, ये सारे जरिए हैं अपने आप को और ज्यादा अवेयर करने के, जो चीज आप करें उसको एंजॉय करने के। हम सब कुछ भूल के अगर करंट जो कर रहे हैं हाथ में हमारे, जो अभी की मोमेंट है, उसको प्राप्त करना, आई थिंक दैट इज द एफर्ट टुवर्ड्स माइंडफुलनेस। जैसे यशपाल अंकल ने कहा, आज अभी वो ज्वाइन नहीं किए, उन्होंने कहा कि एक फोकस लाना। तो वेदर इट्स अनदर वर्ड फॉर बीइंग फोकस्ड। तो फोकस के हिसाब से हर एक के लिए अलग अलग एक्टिविटीज हो सकती हैं। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए अपने उस पॉइंट में, वो मैच में या गेम में फोकस करना, उस टाइम क्या वो कुछ और सोच सकता है क्या, या सोच सकती है जब वो स्पोर्ट्स की उस मैच में है, नहीं कर सकते। इट्स विनिंग और ट्राइंग टू प्ले द बेस्ट। तो मेरे हिसाब से अगर हम सब अपने रूटीन लाइफ में वी ट्राई टू बी मोर माइंडफुल, मोर अवेयर, तो हमारी सेल्फ रियलाइजेशन जो हमारा अल्टीमेट गोल है, दैट विल डेफिनेटली बी अचीव्ड। मे बी अलग अलग परसेंटेज, अलग अलग टाइम लगेगा हमें, बट वी शुड मूव टुवर्ड्स दैट। थैंक यू। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया जी। नमस्ते। नमस्ते। हाँ जी, मैं ये समझती हूँ, जो मैं अभी इन तीनों से सुनी हूँ, कि बहुत ज्यादा मुझे इस टॉपिक के बारे में नहीं समझ रहा है, लेकिन मुझे ये पता है कि जैसे जब मैं कुकिंग करती हूँ, आई एंजॉय कुकिंग राइट फ्रॉम बिगनिंग। तो जब मैं कुकिंग करती हूँ तो मेरे लिए वो एक मेडिटेशन है। मैं बिल्कुल खो जाती हूँ उसमें, मुझे कुछ और ध्यान नहीं रहता है, कुछ भी और नहीं, बस कुकिंग मतलब पूरी घुस जाती हूँ उसमें, और उसमें क्या कितना क्या, बस एंड प्रोडक्ट शुड बी एक्सीलेंट, वो एक दिमाग में घूमता रहता है। और उसके बाद जब वो हो जाता है, जब यू गेट गुड रिस्पॉन्स, यू गेट गुड कमेंट्स, आपको बहुत मन को सेटिस्फेक्शन मिलती है। वो सेटिस्फेक्शन मिलती है जब हमें मेडिटेशन करने के बाद वो जो मन शांत, बहुत बहुत अच्छा फीलिंग आती है, एक गुड फीलिंग आती है, वो मुझे आती है। आई थिंक वो डेफिनेटली इज रिलेटेड टू दिस टॉपिक। बाकी आप हमें बताएंगे। जी जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। हाँ जी। नमस्ते। नमस्ते जी। माइंड he can't hear you because headphones, नहीं तो Okay. उसी की आवाज आती रहेगी। But he can watch me ना।
Yeah, he can. माइंडफुलनेस का एक तो ऑब्वियसली, अभी 1 सेकेंड बेबी, हाँ, माइंडफुलनेस का आई थिंक बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं. मतलब आजकल इन द पास्ट 5 years बहुत सारे लाइक माइंडफुल ईटिंग, माइंडफुल पेरेंटिंग, माइंडफुल मैरिज, ये सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में मैंने काफी कुछ पढ़ा है, जिसमें द मेन थिंग इज आई थिंक ये छोटे छोटे बिट्स जो होते हैं ना हमारी लाइफ में, कि हम खाना खाते वक्त हाउ डू यू जस्ट वन डे यू कैन बिकम माइंडफुल, विच मीन्स हमारी हर रिलेशनशिप में, हमारे हर एक्शन में जो हम कर रहे हैं, जो आई थिंक यशपाल अंकल ने भी लिखा, ये मल्टीटास्किंग को बहुत ग्लोरीफाई करा जाता है, बट इन अ वे इट एक्चुअली टेक्स अवे फ्रॉम बीइंग माइंडफुल. हम कोई भी 4 काम एक साथ नहीं कर सकते हैं पूरे फोकस के साथ. वी आर नॉट डिजाइन दैट वे. मतलब हाँ, तुम गाने सुनते हुए कुकिंग कर सकते हो, बट दैट इज बिकॉज एक बहुत पैसिव एक्शन है और एक लाइक यू कैन क्लब द टू. बट यूजुअली जब हम बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं एक साथ, इट्स वेरी हार्ड टू बी माइंडफुल. तो इसलिए शायद बचपन की कोई 2-3 हैबिट्स है जो अब तक आई स्ट्रगल विद, इज टीवी देखते हुए खाना खाना. इट्स अ वेरी नॉन माइंडफुल एक्सरसाइज जो हमारी जिंदगी का पार्ट है. तो ये सारी जो चीजें हैं जो हम रिकग्नाइज कर सकते हैं, जहां हम लाइक शाम को व्हेन यू आर सिटिंग विथ योर पार्टनर या स्पाउस, तब हम फोन में देखते रहते हैं इंस्टेड ऑफ हैविंग अ कॉन्वर्सेशन. आई थिंक फोन को अपने से दूर रखना व्हाइल हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विथ एनीबडी, ये सारे जो छोटी छोटी चीजें हेल्प अस बिकम मोर माइंडफुल अबाउट many other things. Like you solve one thing, it solves many more things, is what I feel. बहुत अच्छा, वेरी गुड. मैं कुछ कह सकती हूँ? जी बिल्कुल. तो मुझे लगता है कि माइंडफुलनेस के 2 टाइप्स हैं. सबसे पहला टाइप तो सेल्फ माइंडफुलनेस, जिसके बारे में सबने बात किया और मुझे लगता है उन्हें सारे पॉइंट्स कवर कर दिए. और दूसरा इम्पोर्टेंट बात है कि आप दूसरों के फीलिंग्स और एक्शंस के बारे में भी माइंडफुल रहें. जैसे अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपको ये सोचना चाहिए कि अभी वो इसी वक्त कैसे महसूस करें. वो खुश है, वो दुखी है, तो वो एक डायरेक्शन में कॉन्वर्सेशन क्लियर होगा. तो स्कूल में हम हमेशा ये सीखते थे कि यू शुड स्टेप इनटू द अदर पर्सन्स शूज. तो तभी आपको, जब आप अपने आप को वो सिचुएशन में डालेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि वो कैसे महसूस करें. तो आपको उनके बारे में भी माइंडफुल रहना चाहिए. बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर. हाँ जी. Namaskar. तो जी. Very mindful discussion on mindfulness. So I hope everybody won't mind if I call it that mind is a monkey. Agree? That is what has been said. The mind works like a monkey, right? But what is mindfulness? Suppose we look, I got a very good, wonderful WhatsApp forward. In lockdown time, there is a lot of work from home is happening. So a little bit of joke, right? A lighter way. तो घर से बहुत काम हो रहा है. The hubby was working on the laptop, and the wife went to the kitchen, put on the cooker, और फिर नहाने गई. बाहर निकल के पूछा, मैं नहा के कितनी सीटी हुई कुकर की? Husband said, I didn't mind, I don't know. The boss who was on the laptop in the meeting said, मैंने सुना 3 सीटी हुई है. So see the activity of mindfulness. Somebody sitting across somewhere else in the laptop has minded that whistles, and the person sitting in the room is not aware of it. So that's why when we say that the mind is a monkey. Now when we say it is a monkey, the entire idea of mindfulness is all about controlling that monkey in a way that it will serve you when you require it, and it is there around you but not affecting you. So it is all if a question is of attentiveness and awareness. So when we are aware of what is happening,
and we can control it, but not allowing our mind to affect us. That is called mindfulness. So this is, the simplest definition that I can put across, or that is my understanding. Like, Sudha Didi said that when she is absolutely minding that cooking, then she is at bliss. And every aspect, now it is saying is very simple, but cooking involves, I think, more than 100 kind of various tasks, right from cutting right size to mixing right size to having the right kind of temperature. It requires multitasking, but all becomes one, and the end result is powerful because of the mindfulness. That is one of the, I think, cooking with the purposes can be the simplest example of absolute mindfulness. So that is how it happens when you are that complete awareness. Like Khyati is managing that Kabir. So she is listening to me also, listening to group also, and at the same time her mind is aware that he is around and he should not cross a particular circle. That is called mindfulness. So I think that is the understanding we have. We all are around. We keep on doing things, but that awareness, that attentiveness about the things near without affecting us is the mindfulness. How can we achieve mindfulness? Now this is a big question. There are a lot of methods. But I personally feel that the method suggested by Panditji is the best weapon. That's the best method. Getting up early in the morning and spending half an hour with you to organize your thoughts for the day. I think there cannot be better mindfulness than that. If you organize your thought like you're arranging your wardrobe in the morning for even 20-30 minutes for the day, even if you're in the bed, you're having your tea, but if you organize your thoughts, I think you will be able to complete all. Like I'm sure Sudha Didi would be arranging her thoughts ki ye cheezein hain, ye banana hai, is tarah se arrange karna. Like that, if you can arrange your day, whether you're in management, whether you're at home, whether you are teaching, or whether you are playing, that thoughtfulness has to be there. That mindfulness will come across. If we can spend 30 minutes and organize our thoughts, then the thoughts will be at our command. Then they will not allow to ruin us. So that is my submission and understanding about the mindfulness. Thank you. Very good. बहुत अच्छा. Sorry, I'd just like to add, I had thought about this point earlier and I forgot to mention. Yeah, one of the things मैंने भी recently एक documentary देखी थी about social media and its perils in life and WhatsApp and all of these things. उसमें ये बोला था कि one of the main reasons जो हमारी anxiety का आजकल reason है is because even when मतलब अगर मैं किसी दोस्तों के साथ भी बाहर गई, if I've gone out with 3 friends, मैं वो 3 दोस्तों के साथ constantly I'm still scrolling on the phone, talking to somebody else, घर पे क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, through messages. पहले क्या होता था, तुम फोन उठाते थे, फोन करते थे, रख देते, and you could be present. But because of constantly being able to touch with Instagram, check करो, ये check करो, यहाँ क्या हो रहा है, you are never completely present in one place. जिसकी वजह से anxiety, disintegration of mind, so ये जो चीजें हैं are becoming a huge, मतलब अगले 10 साल में बोलते this is going to really blow up and become a much bigger problem than it ever was and it ever will be, and we don't even know what's coming, like almost वैसे type का issue बन रहा है ये daily basis पे. People are always shopping, even when they're with their child, they are looking at the phone, some other video, some other ये, उसकी वजह से they are never present in the current moment. तो जो आपने पंडित जी का जो एक ये है, उसमें one of the main चीजें जो बोलते हैं, सुबह उठने के half an hour बाद, like half an hour after waking up and before sleeping in half an hour, you should be off your phone. It just helps your mind relax. It helps your, मतलब उठते ही phone check करने की हम सबको आदत है, I think, beyond the point. But that really, सुबह we trigger, it's like a dose of coffee first thing in the morning, खाली पेट. So it neurology को affect कर रहा है. So these are again things that will help us be more mindful in life. Very good. I'll add what Khyati said. Panditji will definitely give more light from the spiritual point of view. But see, we are dealing with certain products which has got very good impact on the pediatric neurology. Now there is one symptom in just 3 to 4 years back, there was no branch in pediatrics which is called developmental pediatrics.
last 3 to 4 years, there is a new branch in pediatrics has come up, which is known as developmental pediatrics. This developmental pediatrics, only hardly around 80 developmental pediatrics are there currently in India. It is growing. You know why this is happening is because more and more child are getting affected by ADHD. Now this ADHD means attention deficit hyperactivity disorder. That is stands for ADHD. Not only the child, even if you look what Kathy mentioned, even the adults are now with the attack of social media, even adults are affected by ADHD. You look at them, they are not even able to watch WhatsApp also for a few minutes or few seconds. He will open WhatsApp, immediately shift to Twitter, immediately shift to Insta, come back to WhatsApp. That activity, something is happening on the fingers, but mind is somewhere else. So this is attention. We have to supplement it, and there are therapies available even for the kids. The therapists charge very heavily. The child is not able to sit at one place at all. He is not, at the same time, is not able to give attention to anything. That is called attention deficit, but hyperactivity. He will not sit at all. This is happening because of lot of social media attack on child as well as on the mother and parenting. The neurons in the brain, we have got one amino acid which balances the neuronal signals to bring down the hyperneurosignaling. So that is on the medical side of it. But if you look at it, you know, there are many therapies are available, and we have to teach child to focus at certain things. You can't ask child to sit down and do meditation, but we have to take up certain therapies where, you know, he can at least for some span of time, say 2 minutes, 3 minutes, he can focus on one particular thing, and then his attention can be diverted. Again, we can bring it back to that one thing. So I attended few sessions with the therapist, child therapist who work with that kind of child, and they work simply that they will put a ball, the child will go other side, they will bring the attention back to ball. Then the child attention will go back, they will bring it back again to ball. Like that, they keep on doing sessions, and they bring down the hyperneurosignaling. This is very important. And if we don't take care of that, now the child may not be able to have the better attention span. So what Kathy says is correct, because of the technological onslaught that we are all facing. I think this becomes a very, very important thing for us. And it is very important for the kids who are studying, because if they are not able to focus, suppose they read something, try to memorize it, and attention goes back to Instagram, then it will become very difficult. So mindfulness is very important. And yes, meditation will help. There are different physiotherapies available. There are different mental therapies are available. But one thing is there, if you spend 20 minutes with yourself organizing your thought, you will be much calm throughout the day. Well, I personally experienced. Thank you. बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर. हाँ जी, राजेश जी कुछ कह रहे हैं. पंडित जी आज सुनने का मूड में हूँ, क्योंकि हाँ, माइंड में और कहीं नहीं डाइवर्ट करना चाहता, इसी पे फोकस करना चाहता हूँ जो बात हो रही है. जी जी. और कोई कुछ कहना चाहेंगे? चलिए, तो आज हम जिस विषय को लेकर के बैठे हैं, बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण विषय है. और इस विषय को जिस रूप में रखा गया कि माइंडफुलनेस अ स्टेप टुवर्ड्स सेल्फ रियलाइजेशन, तो अभी हमको सबसे पहले ये समझना होगा कि माइंडफुलनेस है क्या, और माइंडफुलनेस को समझने के लिए हमें पहले माइंड को समझना होगा. तो मन क्या है? व्हाट इज माइंड?
तो मन की एक विशेषता है कि मन एक विषयी होता है। तो जैसे अभी ख्याति जी ने कहा कि एक समय में दो काम या बहुत सारे काम करना ये मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं है, और ये वो कर भी नहीं सकता क्योंकि उसकी क्षमता एक समय में एक विषय पर काम करने की है। हाँ, उसमें एक के अलावा बाकी चीजें पैसिव हो सकती हैं, लेकिन एक्टिवली मन एक समय में एक ही विषय पर काम करता है, एक ही इंद्रिय के साथ काम करता है। यानी आपका मन जो है वो एक समय में या तो सुन रहा होगा, या देख रहा होगा, या खा रहा होगा। यानी मन का जो कनेक्शन है वो आपके या तो स्वाद के साथ होगा, या कान के साथ होगा, या आंख के साथ होगा, या त्वचा के साथ होगा एक समय में। लेकिन वो इतना तेज है, इतना फास्ट है कि हम लोग उनको अलग अलग हो रहा है ऐसा नहीं समझ पाते, वो एक साथ हमें प्रतीत होता है कि हो गया। जैसे तलवार से अगर हम किसी चीज को काटें तो तलवार उस चीज की हर परत से होकर के गुजरती है। या जैसे हम लोग घर में प्याज काटते हैं, पत्ता गोभी काटते हैं, तो कैबेज के हर पत्ते से होकर के चाकू एक के बाद एक गुजरता है, लेकिन वो इतनी तेजी से होता है कि हमको लगता है एक साथ काट दिया। सो इसी प्रकार से मन की जो गति है वो हमारे हाथ से कई गुना ज्यादा तेज है। ये तो हमने हाथ से काटा, फिर हमें लगा कि एक साथ कट गया, लेकिन मन जो है वो हमारे हाथ से बहुत ज्यादा तेज है। इसलिए हम ये रियलाइज नहीं कर पाते कि ये एक साथ न होकर के अलग अलग हुआ है, लेकिन मन एक समय में एक ही विषय के साथ में या एक ही इंद्रिय के, एक ही सेंसरी ऑर्गन के साथ में होता है। दैट इज वन। दूसरा ये कि मन जो है वो अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। तो इसको दो तरह से गवर्न किया जाएगा, या तो आप इसे गवर्न करें, नहीं तो जो इंद्रियां हैं यानी जहां से आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं बाहरी संसार की, वो इसे गवर्न करने लगे। तो आपका कंट्रोल है या इंद्रियों का कंट्रोल है, ये आपको देखना पड़ेगा। अगर कंट्रोल आपके हाथ में है, यू विल बी हैप्पी। अगर कंट्रोल इंद्रियों के हाथ में है, यू विल बी सैड, दैट इज फॉर श्योर। दूसरी बात, अब जो माइंडफुलनेस है वो क्या है? श्री कृष्ण ने गीता में एक शब्द प्रयोग किया है जिसका नाम है स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ होने का मतलब है बीइंग माइंडफुल। अब ये माइंडफुलनेस कैसे आती है, कैसे अचीव होती है? स्थित प्रज्ञ का मतलब होता है कि जिसने अपने मन को ऐसे नियंत्रित कर लिया है कि जब खुशी का अवसर आता है तब वो खुशी से पागल नहीं होता, और जब दुख का अवसर आता है तब वो दुख से पागल नहीं होता। यानी किसी भी चीज का, किसी भी इमोशन का उसके ऊपर अनकंट्रोल्ड इफेक्ट नहीं होता। सो इट्स ऑल अबाउट कंट्रोलिंग योर इमोशंस। तो हमने एंगर के बारे में चर्चा की थी, एग्रेशन के बारे में चर्चा की थी। नेक्स्ट इमोशन इज बीइंग हैप्पी और सैड। तो जो व्यक्ति अपने मन को अपने कंट्रोल में कर लेता है और कंट्रोल में करके फिर वो जहां जिस विषय पर कंसंट्रेट करना चाहता है, जहां पर मन को लगाना चाहता है, वहां पर लगाने में सक्षम होता है, उस अवस्था का नाम है माइंडफुलनेस। बीइंग प्रेजेंट विद योर माइंड, और माइंड शुड बी प्रेजेंट विद यू। आप यहां बैठे हैं और मन कलकत्ता में घूम रहा है, तो आपको फिर वो चीज अचीव नहीं होगी। तो आपका मन आपके साथ है, आप अपने मन के साथ में हैं, और आप अपने मन को, जैसे आप कार ड्राइव करते हैं, तो कार ड्राइव कर रहे होते हैं उस समय अगर आप और कार दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ठीक, और आप अगर कहीं और चल दिए और कार कहीं और चल दी तो फिर समझ लीजिए गड़बड़ हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से मन भी हमारा एक वाहन है जो हमें लेकर के चलता है, और हमारे जीवन के सब कामों को लेकर के चलता है। सारी चीजें जो होती हैं वो मन के थ्रू ड्राइव होती हैं। और इसी के लिए कहा गया है कि जैसे कोई अच्छा सारथी है ना, हम लोग मंत्र बोलते हैं ना रोज,
सारथी इव, सारथी की तरह जो हमें लेकर के चलता है उसका नाम है मन। तो ये सारथी हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, ये वाहन हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, और इस वाहन में हमको ये भी देखना है कि इसको हम कंट्रोल में कैसे करेंगे। तो कंट्रोल में करने का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया था, इमोशंस को कैसे हमें कंट्रोल करना है, अपने मन को कैसे कंट्रोल करना है। तो मन को कंट्रोल करने के लिए हमको अपने जो ज्यादा स्थूल भाग हैं उनको कंट्रोल करना पड़ेगा, यानी सबसे पहले तो हमें हमारे शरीर को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो हम आसन जिसको बोलते हैं, आसन का मतलब क्या है, एक जगह पर स्थिर होकर के बैठना। अभी आप विवेक जी जिस बीमारी की चर्चा कर रहे हैं वो इसलिए है क्योंकि आसन समाप्त हो गया। अब आसन नहीं है तो आप फुदकते फिर रहे हैं इधर उधर। हमारे यहाँ गुरुकुलों में बच्चों को जब प्रवेश होता है तो प्रवेश के समय में सब बच्चे मंत्रों को नहीं जानते। तो मंत्र जानते हो न जानते हो, बोलते हो न बोलते हो, लेकिन बैठते सारे हैं सभा में। तो सुबह की जब प्रेयर होती है, शाम की जब प्रेयर होती है, दिन में जब प्रेयर होती है, तो उन समयों पर उन सब बच्चों को पंक्तियां बना करके बिठाया जाता है। छोटे बच्चों को आगे, उससे पीछे बड़े 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 बड़े, इस क्रम में बिठाया जाता है। ये एक गुरुकुलीय परंपरा है। और इसका कारण क्या है कि हर बड़ा अपने से छोटे को माइंड करता है। अगर छोटा वाला उछलना शुरू हुआ, फुदकना शुरू हुआ, तो पीछे बैठा वाला बड़ा, चूंकि वो उससे 1 महीना, 1 साल, 2 साल पहले से उस चीज को अनुभव करता आ रहा है और वो एक्सपीरियंस्ड है कि इस समय में क्या करना है। तो जो अभी नया नया आया है, जिसको नहीं पता है यहाँ का डिसिप्लिन क्या है, उसको वो डिसिप्लिन करता है, उससे पीछे वाला उसको डिसिप्लिन करता है, उससे पीछे वाला, और सबसे पीछे वाला सबसे सीनियर है जो अपने आगे वाली पूरी पंक्ति को डिसिप्लिन करता है, माइंड करता है। तो यहां पर हमको 2 चीजें समझ में आती हैं। एक तो ये है कि हमें हमारे मन को, जो कि एक बंदर है, उसको ट्रेंड करना पड़ेगा कि वो एक जगह पर बैठे। और उस बंदर को एक जगह बिठाने के लिए पहले हमको एक जगह बैठना पड़ेगा, क्योंकि अगर मदारी भाग रहा हो इधर उधर तो फिर बंदर भी भागेगा, सीधी सी बात है। तो इसलिए सबसे पहले तो मदारी बैठे एक जगह पर, फिर वो अपने बंदर को बिठाए उसी जगह पर। और जब दोनों एक जगह पर बैठ जाएंगे, यानी जब मन स्थिर हो जाएगा, जिसको शास्त्र की भाषा में प्रत्याहार कहा गया, यानी आपने अपनी इंद्रियों को अंदर कर लिया, अब आप बाहर के विषयों पर ध्यान नहीं दे रहे, आप बाहर के विषयों से अपने आप को हटा लिए। यानी अब बहुत अच्छा स्वादिष्ट भोजन सामने रखा हुआ है, आपने भोजन कर लिया। अब 2 तरह के लोग हैं, एक तो भोजन तो कर लिया, लेकिन फिर भी अगर कोई स्वाद की चीज आ गई सामने, चलो थोड़ा सा इसमें से भी खा ही लेते हैं, चलो थोड़ा और खा लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। और एक व्यक्ति क्या है, जिसने एक बार भोजन कर लिया, अब कितनी भी सामने स्वादिष्ट चीज आ गई, अब नहीं, बस भोजन हो गया, इस समय नहीं, अब अगले समय खाएंगे। तो यहां पर ये आपके सेल्फ डिसिप्लिन को, सेल्फ कंट्रोल को दर्शाता है। और इन छोटी छोटी चीजों से शुरू होता है बड़ी चीजों तक जाने का सफर। तो हम पहले तो ये कोशिश करें कि हम अपने आप को, अब जैसे सुबह वाली जो मैंने आपको बात बतलाई है, सुबह में उठ करके आप जाग चुके हैं, लेकिन जागने के बाद में अगले 1 घंटे तक आप किसी से बातचीत न करें। उसका उपाय क्या है? उसका उपाय यह है कि हम 1 घंटे तक बताइए ना किसी को हम जग गए। तो 1 घंटा हम चुप रहें। अब होता क्या है कि जैसे कोई व्यक्ति शुरू करता है, रेजोल्यूशन निकाला कि भाई 1 जनवरी से या गुड़ी पड़वा से नया वर्ष शुरू होगा, तो हम शुरू करेंगे सुबह जल्दी जगना। तो जिस दिन वो सुबह जल्दी जग गया बाई चांस, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, पूरे घर को बताएगा कि मैं जग गया हूं। ताकि सबको ये भरोसा हो जाए कि मैं जो अब तक देर से सोता था और मैंने जो प्रण किया था कि मैं जगूंगा, तो मैं जग गया हूं। अब ये सबको पता चलना चाहिए पहले। दिस डिस्टर्ब्स योरसेल्फ। आप खुद इससे भ्रमित हो जाते हैं और फिर आपका पूरा का पूरा जो अटेंशन होना चाहिए था जहां पर, वहां से डाइवर्ट होके कहीं और चला जाता है।
तो पहली चीज जो हमें सीखनी है कि हम भले जग गए हैं और हम अपने साथ में बैठे हुए चिंतन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, उस समय में हमें कोई डिस्टरबेंस न अपने लिए करना है न किसी दूसरे को करना है, क्योंकि हम जो जागे हैं, हमने जो विचार करना शुरू किया वो अपने लिए किया है। इससे हमारा उत्थान होने वाला है, हमारा उत्कर्ष होने वाला है, हमारा लेवल अप होने वाला है। इसको हमने दूसरे का कुछ हो जाएगा हमारे जागने से इसके लिए नहीं शुरू किया है, हमारा हो जाएगा हमने अपने लिए शुरू किया है। सो फर्स्ट टू बी कंट्रोल्ड योरसेल्फ। उसके बाद में जब आप इतना संयम अपने मन पर और इंद्रियों पर कर लेते हैं, तब उसके बाद में जाकर के आपका मन जो है वो आपके हिसाब से चलना शुरू करता है। देन यू कैन ड्राइव योर माइंड, जहां आप जिस दिशा में जिस विषय पर, उस स्थिति को कहा जाता है धारणा। तो ये योग की एक उच्च स्थिति है जिसमें पहुंचने के लिए बहुत प्रयास की आवश्यकता होती है। प्रयास सरल है, प्रयास कठिन नहीं है, ये सरल प्रयास है। इसको डाइवर्ट करना कठिन है, लेकिन हम हमेशा डाइवर्ट करने के लिए ही तत्पर रहते हैं, हम उसको एक जगह नहीं रहने। अब जब मन का, जैसा मैंने बतलाया, गुण ही ये है कि वो एक विषय का एक समय में चिंतन करेगा। तो जब एक समय में एक विषय का चिंतन करने वाली चीज है, तो हम क्यों उसको डाइवर्ट करके इधर उधर ले जाना। जैसे सड़क पर हमारी गाड़ी अगर सीधी हम चलाएं तो वो सबसे आसान है। मुश्किल काम क्या है? ऐसे ऐसे करके चलाना, उसको कंट्रोल करना। लेकिन हमारी आदत ये है मन के बारे में कि हम ऐसे ऐसे करके ही चलाते हैं इसको कभी इधर भागेंगे, कभी इधर भागेंगे, कभी इधर भागेंगे, कभी इधर भागेंगे। हम सीधी दिशा में नहीं चलना चाहते। सो अपने मन को सरल तरीके से, अब इनका जो क्रम है वो समझ लें। अब ये थोड़ा सा इस चीज को मैं सरल कर देता हूं। सरल तरीका क्या है? जैसे हमने अभी पिछले सेशंस में चर्चा की, सच बोलना सरल है, झूठ बोलना कठिन है। झूठ बोलने के लिए आपको बहुत दिमाग चलाना पड़ता है कि एक चीज ये पूछा जाएगा तो ये बता दूंगा, लेकिन इसके बाद ये क्रॉस क्वेश्चन हो गया तो फिर क्या बताऊंगा, तो उसके लिए फिर आप सोचते हो, फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन होगा तो क्या बताऊंगा, और आप उसके सारे कॉन्सिक्वेंसेस सोच करके और फिर आप अपनी एक स्टोरी तैयार करते हो कोई झूठ बताने के लिए। लेकिन सच बोलने में कितना करना पड़ता है? कुछ भी नहीं, जो हुआ है वैसा का वैसा बोल देना। तो सिंपल क्या है, सच बोलना या झूठ बोलना? लेकिन आमतौर पे लोग करते क्या है तो आमतौर पे लोग झूठ बोलते हैं, सच नहीं बोलते। तो ये दिक्कत है। तो इसी प्रकार से हम देखें, अपना पुरुषार्थ करके आप जो कुछ भी कमाते हैं दुनिया में, जो कुछ भी, थोड़ा या बहुत, उसको आप एंजॉय करते हैं या नहीं करते? आप उसे एंजॉय करते हैं। लेकिन चोरी का अगर कुछ है, क्या आप उसे एंजॉय कर सकते हैं? चाहे कितनी ही महंगी, कितनी ही अच्छी वस्तु क्यों ना हो, क्या आप चोरी की वस्तु को एंजॉय कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप चोरी की वस्तु को तो एंजॉय नहीं कर सकते। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने सरल रास्ते को छोड़ करके कठिन रास्ते को चुना। अच्छा, चोरी करने के लिए भी कम मेहनत थोड़ी लगेगी। चोरी करने के लिए भी आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारी तैयारी करनी पड़ेगी, रेकी करनी पड़ेगी। कहाँ चोरी करें, कौन सी जगह से बड़ा हाथ लगेगा, कहाँ जाना हमारा सफल होगा, कहाँ जाना असफल होगा, वो सारी चीजों को आपको तैयार करना पड़ेगा। तो इसलिए ये जरूरी है कि आप ये विचार करें पहले कि हमको सरल रास्ते पर चलना है या कठिन रास्ते पर चलना है। सही का रास्ता सरल है। आपको किसी को मारना है तो कठिन काम है, लेकिन आपको किसी को नहीं मारना। अब आप ये सोच लो कि भाई मैं किसी को मारूंगा नहीं, मैं किसी को सताऊंगा नहीं, मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा, तो आपके लिए क्या मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं। मुश्किल काम तो सताना है, क्योंकि सताने के समय पर जब आप सताने की प्लानिंग करते हैं, किसी को मारने पीटने की प्लानिंग करते हैं, किसी से झगड़ा करने की प्लानिंग करते हैं, या किसी को गाली देने की भी प्लानिंग करते हैं, तो उस समय में आपको ये भी विचार करना होता है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अगर तगड़े आदमी को गाली दे दी तो फिर मरम पट्टी के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। वो भी हो सकता है, पिटाई हो सकती है, झगड़ा हो सकता है। अच्छा, कोई आदमी तो सामने में कमजोर दिख रहा था, उसके रिश्तेदार बहुत मजबूत हैं, तो उन्होंने आके फिर आपकी पिटाई कर दी, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ता है। लेकिन आप अगर किसी से झगड़ा नहीं करते तो फिर आप सरल रास्ते पे चल रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं।
तो वास्तव में हम जब विचार करने बैठते हैं अपने साथ, सुबह जब हम विचार करते हैं तो हमें ये विचार करना चाहिए कि मेरे लिए क्या ठीक है और मेरे लिए क्या गलत है। और जब हम ये विचार करेंगे तो हम पाएंगे कि हम वास्तव में गलत रास्ते की तरफ जा रहे हैं। हमारे लिए जो सही रास्ता है वो तो बहुत सरल रास्ता है, और उस रास्ते पर हम अगर चलते ना तो हमारी सारी कॉम्प्लिकेशंस ही खत्म हो जाएंगी। तो अहिंसा का, सत्य का, अस्तेय का, अच्छा अभी बात बताइए, अपने शरीर के अनुसार भोजन करना, हल्का व्यायाम करना, समय पर सोना, समय पर जागना, इससे आप ज्यादा प्रसन्न रहते हैं, या कुछ भी उल्टा सीधा खा लिया, कुछ भी उल्टा सीधा कर लिया, कभी समय पर नहीं सोए, समय पर नहीं जागे, इससे आप ज्यादा प्रसन्न रहते हैं? तो इस पर भी जब आप विचार करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सरल सात्विक भोजन करने से ही आपका शरीर स्वस्थ रहता है, आपका मन अच्छा रहता है, एसिडिटी आदि की समस्या नहीं होती, भारीपन नहीं होता, हल्का मन रहता है, और आपका काम बढ़िया तरह से चलता रहता है। जल्दी सोने से सुबह आप एकदम फ्रेश होते हैं। अगर आप बहुत देर तक जागते रहें तो सुबह आपको अवसाद होता है, बहुत परेशानी होती है, उठने में आलस्य आता है, इत्यादि इत्यादि। तो ये जो सारी चीजें, इन पर जब आप विचार करेंगे तो ब्रह्मचर्य अर्थात अपने शारीरिक नियमों का पालन करना, वो आपके लिए हमेशा ही सुखदायक होता है, दुखदायक नहीं होता। तो वो सरल रास्ता है, और बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीजों को करना ये आपके लिए कठिन होता है। और अब आप एक और चीज पे विचार करें, कम सामान रखना ज्यादा अच्छा है या ज्यादा सामान रखना ज्यादा अच्छा है? तो उसमें भी आप यही पाएंगे कि हमारे पास में अगर जरूरत भर का सामान है तो हम सुखी रहते हैं, हर चीज है, हमें मालूम है कहाँ है। लेकिन अगर बहुत सारी एक ही जैसी चीजें, जैसे अभी ख्याति जी कह रही थी कि अननेसेसरी हम शॉपिंग करते रहते हैं, कोई मतलब नहीं है, जरूरी नहीं है, फिर भी हम करते जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपको डिसाइड करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। मैं आपको एक घटना बताता हूं, ये 20 साल पुरानी बात है, 20 नहीं तो 18-19 साल पुरानी बात है। एक समय था जब मैं केवल सफेद कपड़े पहनता था और मैं, जब एक दुकान थी हमारी आगरा में, ज्यादातर मैं उन्हीं के यहाँ से जाके शर्ट्स खरीदता था। तो उनके यहाँ पे एक एम्प्लॉय था, जान पहचान हो गई थी, बहुत ऐसा भी नहीं था कि बहुत बड़ा शहर है तो वहां पे लोग एक दूसरे को जानते ना हो, तो हमें सब जानते ही थे। तो एक दिन उनके यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव था, वो जो हमें सामान बेचता था, वो बोला, सर मैं एक चीज देखता हूँ कि आप हमेशा सफेद और प्लेन शर्ट ही पहनते हो, क्यों? तो मैं था और मेरे एक दो दोस्त थे, वो भी मेरे साथ गए थे शॉपिंग करने। तो मैंने थोड़ी देर सोचा, सोच करके बोला, फिर मैंने उसको कहा, मैंने कहा कि मैं प्लेन और सफेद इसलिए लेता हूं कि मुझे कलर और डिजाइन के बारे में सोचना नहीं पड़ता। अब मेरी चिंता को दूर किया हुआ है, क्योंकि मैंने एक चॉइस कर रखी है अपनी कि मैं यही रखूंगा, और वो सरल रास्ता है मेरे लिए। मुझे सोचना नहीं पड़ता कि आज मैं नीली वाली पहनूं कि कल मैं काली वाली पहनूं। अब मुझे बहुत सारा सोचना पड़ता है। अब प्रीति ने मुझे बहुत सारी तरह की शर्टें दिलवा रखी हैं, तो उनके बारे में मुझे सोचना पड़ता है कि मैं आज काली वाली पहन के जाऊं, इस पैंट के साथ में मैच करेगी कि नहीं करेगी। पहले नहीं सोचना पड़ता, सफेद ही सफेद है, सब कुछ जो चाहो सफेद पहन जाओ। तो काली के साथ पहननी है तो भी सफेद पहननी है, नीली के साथ पहननी है तो भी सफेद पहननी है, सफेद ही है। तो इसलिए हम ये देखते हैं कि सामान जितना ज्यादा हम अपने जीवन में बढ़ाते चले जाएंगे, और सामान इज नॉट ऑल अबाउट बीइंग हैविंग शर्ट्स और ये सारा सामान, मतलब अगर हमने अपने जीवन का पसारा बहुत ज्यादा बढ़ा लिया है तो ये हमारे लिए कल कठिनाई पैदा करने वाला होगा। सरलता किसमें है कि हम अपने आप को जितना सीमित रखें, जितना आवश्यक है उतना एकत्र करें, और उसके बाद में बाकी को हम समाज के भले के लिए, राष्ट्र के भले के लिए समर्पित कर दें, उसमें कोई बुराई नहीं। तो इसके द्वारा भी हम जीवन में आसानी प्राप्त कर सकते हैं, माइंडफुल हो सकते हैं, और हम अपने साथ हो सकते हैं। तो ये चीजों पर हमें थोड़ा सा विचार करना चाहिए। इस सेशन को हम और आगे लेकर के जाएंगे, नियमों के विषय में विचार करें। पवित्रता, अब आप अगर अपने घर में साफ सफाई रखते हैं, चीजों को व्यवस्थित रखते हैं, अपने व्यवहार को आप साफ सुथरा रखते हैं, व्यवस्थित रखते हैं,
तब आप ज्यादा प्रसन्न होते हैं बजाय इसके कि जब आप अपने घर में, अपने आसपास में, अपने व्यवहार में पवित्रता की जगह अपवित्रता का समावेश करते हैं। तो अगर भौतिक अपवित्रता होगी तो वो आपको रोगी कर देगी, इन्फेक्शंस हो सकते हैं, और अगर मानसिक अपवित्रता होगी तो वो आपको मानसिक रोगी कर देगी, वहां आपको इन्फेक्शन हो जाएंगे और बहुत सारे रोग जो मानसिक होते हैं वो आपको पैदा हो जाएंगे, डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें शुरू हो जाएंगी। क्योंकि सारी इच्छाएं तो आपकी पूरी होंगी नहीं कभी भी, और जब सारी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी तो आप डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे, आप एंजाइटी के शिकार हो जाएंगे। तो इसलिए पवित्रता, संतोष, जो कुछ आप कर रहे हैं अपने पुरुषार्थ से, मेहनत से, उसमें जो कुछ प्राप्त हो रहा है उसमें खुश रहिए। यह सीखना पड़ता है, ये हर व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि असंतोष एक ऐसी चीज है जो ऑलमोस्ट 99% लोगों के अंदर पाई जाती है। यानी आपने मेहनत की, बहुत प्रसन्नता से, बहुत उत्साह से आपने कोई काम किया, लेकिन उसके बाद जब उसका आउटपुट आता है तो आपके मन में वो प्रसन्नता नहीं होती जो उस काम को करते समय थी। यानी आपके एक्सपेक्टेशन थोड़े से आपके एफर्ट्स को एक्सीड कर रहे होते हैं। मैं जब विवाह कराता हूं तो विवाह संस्कार कराते समय एक प्रतिज्ञा है सप्तपदी से पहले, जब होने वाला पति या वर कन्या के दाएं कंधे पर हाथ रख करके उसे एक प्रतिज्ञा कराता है, वो कहता है मां सव्येन दक्षिणम अतिक्राम, कि हम अपने कभी दाएं पैर का उल्लंघन न करें। तो मैं उन लड़का लड़की को, अब ये समझ में नहीं आता कि दाएं पैर का उल्लंघन नहीं करेगा मतलब क्या है, तो मैं उनको एक बात समझाता हूं। इट सेज योर एक्सपेक्टेशन, हाँ जी, दिस सेज योर एक्सपेक्टेशंस शुड नेवर एक्सीड योर एफर्ट्स। जिस दिन आपके एक्सपेक्टेशंस आपके एफर्ट्स को एक्सीड कर जाएंगे, आप दुखी होना शुरू हो जाएंगे। सो हमेशा अपने एक्सपेक्टेशंस को कम रखिए और एफर्ट्स को हाई रखिए। एक्सपेक्टेशंस लो, एफर्ट्स हाई, आप हमेशा खुश रहेंगे। तो ये जो संतोष का गुण है ये हमें सीखना पड़ता है, और जो संतोष का गुण सीख लेता है वो खुश रहता है। उसने ये मान लिया है, उसने ये जान लिया है और उसने ये समझ लिया है कि वॉट एवर आई एम गेटिंग, there is a very big system working behind it. It's not only that currently I have done something and I will get accordingly. No, it's not like that. There is another system working behind. मेरे प्रारब्ध उसके पीछे काम कर रहे हैं, ईश्वरीय व्यवस्था न्याय की उसके पीछे काम कर रही है, and that is how I'll get what is good for me. जो कुछ भी मेरे लिए अच्छे से अच्छा, बेहतरीन से बेहतरीन मेरे खाते का हिसाब करके बनेगा, भगवान मेरे लिए वो उपलब्ध करा देगा। ये कहलाता संतोष। तो अपने पुरुषार्थ से जो कुछ भी प्राप्त होता है उसमें प्रसन्न रहना, पुरुषार्थ कम नहीं करना, पुरुषार्थ बराबर करते रहना, लेकिन जो भी प्राप्ति हुई है उसमें प्रसन्न रहना संतोष कहलाता है, और पुरुषार्थ को बराबर करते रहना तप कहलाता है। तो आप कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं और अच्छा कार्य करते समय आपको भले उपलब्धि आपकी आकांक्षा के, पहले तो आकांक्षाओं को कंट्रोल कीजिए, एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल कीजिए, और जो प्राप्त हुआ है उसमें प्रसन्न रहिए। लेकिन फिर भी अगर आपने कुछ एक्सपेक्ट कर रखा था, उतना प्राप्ति नहीं हुई, तो आप उस काम को ही छोड़ दें, अच्छे काम को छोड़ दें, ये गलत बात है। तो आने वाली जो बाधाएं हैं, कमियां हैं, उनको भी स्वीकार करके लगातार उस काम को करते रहना, उस एफर्ट को करते रहना, ये तप कहलाता है। और उस आउटपुट को बढ़ाने के लिए अपनी नॉलेज को बढ़ाना स्वाध्याय कहलाता है। ज्ञान को बढ़ाना, अपने स्किल्स को बढ़ाना, कि भाई हमने अगर ये काम एक तरीके से किया और हमें आउटपुट वो नहीं मिला जो हमें मिलना चाहिए था, तो हम क्या करें, अपने स्किल को बढ़ाएं। कहीं ना कहीं हमारे मैनेजमेंट में कमी है, कहीं ना कहीं हमारी प्लानिंग में कमी है, कहीं ना कहीं हमारे एग्जीक्यूशन में कमी है। तो उन तीनों को एनालाइज करके और फिर अपने स्किल लेवल को बढ़ाना, ये स्वाध्याय कहलाता है। उस चीज के बारे में नॉलेज को और ज्यादा बढ़ाना। और सबसे बड़ी चीज अंत में जो हम अक्सर भूल जाते हैं, कि जो कुछ भी हमने किया और जो कुछ भी हमें प्राप्त हुआ, उस सब को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना, क्योंकि ये उसी की व्यवस्था है। हम लोग कई बार कहते हैं मैंने दान किया। क्या दान किया? बोले साहब मैंने अन्न दान किया। बोले कहां से लाए? बोले जहीं यहीं से लाए। बोले तुम क्या लाए थे? बोले हम तो कुछ नहीं लाए थे। तो तुमने दान नहीं किया, तुमने क्या किया?
मैनेज किया, इधर से उठा करके इधर रख दिया, और इधर से उठाने में भी एफर्ट करना पड़ता है, इधर रखने में भी एफर्ट करना पड़ता है, तो आपने वो पुरुषार्थ किया। दान केवल वो कर सकता है जिसका उस वस्तु पर अधिकार हो। आपके अधिकार में तो कोई वस्तु है ही नहीं। जब आपके अधिकार में कोई वस्तु है ही नहीं तो आप दान क्या करोगे। और ये बात जब हमारे समझ में आ जाती है तो दान के करने का अहंकार जो हमारे मन में है वो निकल जाता है। तो फिर उसके बदले में जो हमारी एक्सपेक्टेशंस जुड़ी हुई है वो खत्म हो जाती हैं। तो हम ये एक साइंस है, इसको समझने की कोशिश करें कि हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो कभी भी हमारे एफर्ट्स को एक्सीड नहीं करनी चाहिए। ये जो 10 चीजें बतलाई हैं जिनको हम योग में यम और नियम कहते हैं, इनके माध्यम से हम इस अवस्था में पहुंचते हैं कि हम अपने मन को ट्रेंड कर सकें एक स्थान पर केंद्रित करने के लिए, और ये क्रम फिर आसन और प्राणायाम के माध्यम से आगे बढ़ता है, और उसके द्वारा हमको प्रत्याहार, प्रत्याहार के बाद धारणा, धारणा के बाद ध्यान, ध्यान के बाद समाधि, इस क्रम में आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। तो ये एक क्रम है जिसके माध्यम से हम इसको कंट्रोल में ला सकते हैं। आगे के सत्रों में भी हम इस विषय में चर्चा करेंगे। आज की चर्चा को समय अधिक हो गया है तो इसलिए यहीं समाप्त करते हैं। आपका अगर कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत ही कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन थी, और आई थिंक इस सब्जेक्ट के बारे में बहुत कम हमें जानकारी थी सबको, मुझे ऐसे लग रहा है, बट काफी नॉलेजेबल अब हम अपने आप को महसूस कर रहे हैं। बट यही है कि एक प्लान बनाया जाए कि हम कैसे इस तरफ बढ़े जी। कि हमारे जो भी सूत्र हैं, जो भी हमने आज 19 या 20 सेशंस में हमने किया है, आई एम श्योर कहीं ना कहीं हर एक कनेक्टेड है। तो जी। हमें कहीं ना कहीं एक अपना एक पर्सनल प्लान बनाएं जहां पर ये सारों को लिंक किया जाए और अपने आप को मैप करें कि हम उधर कहाँ हैं। तब जी। तो उसका जो आउटपुट है, जैसे कि आपने इतने जो बातें बताई कि माइंड को डिक्लटर करना है, उसमें सही चीजें लानी है, एक्सपेक्टेशंस कम करनी है, एफर्ट्स बढ़ाने हैं, अनलेस उसको हम एक प्लान में नहीं लेके आए तो आई थिंक वी अगेन गेट बैक टू द सेम रूटीन। एवरीबडी विल Right. एग्री। तो Right. कहीं ना कहीं आई थिंक वी हैव टू मेक अ एफर्ट, कॉन्शियस एफर्ट कि हम इससे कहाँ आगे बढ़ेंगे। तो आप एज आई एम श्योर एज अ टीचर यू कैन गाइड अस के वेयर इंडिविजुअली हम ऐसे भी कोई अपनी एक प्लान शेयर कर सकता है जी। कि हम कहाँ पर इम्प्रूव करें, वेयर डू वी स्टैंड। तो आई थिंक आई लीव द ग्रुप विद दिस थॉट दैट हम एक प्लान पे भी काम करें साथ में, ताकि एक एक चीज चाहिए नहीं कि हमें हर एक चीज एक साथ करनी है, माइंडफुली हम एक एक चीज पकड़ें। तो आई थिंक दैट विल बी द बिगेस्ट ट्रिब्यूट टू योर डिस्कशन। संजय, बहुत बढ़िया बात कही आपने। मुझे लग रहा है कि इतनी सारी डिस्कशन में ये एक पॉइंट बहुत मुझे पसंद आया कि जस्ट बीइंग प्रेजेंट। जब हम फ्यूचर और पास्ट को थोड़ा हटा देते हैं ना, तो जब हम प्रेजेंट में रहेंगे हमारा फोकस भी ज्यादा रहेगा, हमारे एफर्ट्स भी ज्यादा रहेंगे, और वो चीज पे हम स्टिक करें कि भाई एफर्ट ज्यादा डालने हैं और एक्सपेक्टेशन कम रखनी है। आई थिंक एक स्टेप वो बहुत बड़ा है इफ वी ऑल फॉलो दैट। जी। तो इसी बात में जो हम लोगों ने एक बार डिस्कस किया था, जब मैंने अपने सत्र में ये कहा था कि हम अपने साथ रहने का प्रयास करें, तो अभी एक काम कर सकते हैं हम बुधवार तक के लिए, कल और बुधवार के दिन हम ये विचार करें कि 1 2 3 4 5 ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जो हमें तंग करती हैं। एंगर, एक्सपेक्टेशंस, डिप्रेशन, एंजाइटी, वरीज, फियर। हर आदमी के पास कुछ न कुछ तकलीफ है और वो किन्हीं न किन्हीं ऐसी इमोशंस से परेशान रहता है। सडनली हमें बहुत ज्यादा सपने आते हैं या हम सडनली डर जाते हैं सोते सोते, ये समस्या कुछ लोग। तो ऐसी अपनी 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 सब प्रॉब्लम्स को लिस्ट करें, और मुझे अगर हो सके तो सेशन से 1 या 2 घंटा पहले आप लोग मिनिमम भेज दें, और पहले भेजेंगे तो और अच्छा, आई विल गो थ्रू ऑल। लेकिन फिर भी आप अगर ग्रुप में नहीं शेयर करना चाहते, यू कैन सेंड मी इन पर्सन। आप सबके पास मेरा नंबर है तो आप मेरे नंबर पे भेज सकते हैं।
और फिर हम उसके लिए क्या प्लान हो सकता है उस पर चर्चा करेंगे। विदाउट डिस्कसिंग दिस के कौन सा प्रॉब्लम किसका है, वी विल डिस्कस ऑन ऑल द प्रॉब्लम्स दैट फॉर विच प्रॉब्लम व्हाट शुड बी द प्लान। ओके, सो जिसका जो है वो अपना पिक कर ले। मॉल है, मॉल में सब सामान है, आपको जो जरूरत है उसको आप उठा लीजिए, सिंपल एज दैट। ओके, तो हम ये कर सकते हैं एंड दैट विल बी a very good way to improve ourselves। किसी को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है तो कई बार हमें सोचना चाहिए मैं क्यों गुस्सा आता, अनकंट्रोल्ड एंगर क्यों आ रहा है, ये हमें विचार करना चाहिए और उसका तरीका क्या है, कैसे हम अपने गुस्से को कंट्रोल करें। गुस्सा तो आएगा, गुस्सा आता भी है, गुस्सा आपको प्रकट भी करना है, कई बार जरूरी होता है। मेरा एक बॉस थे जो हमसे कहा करते थे कि नागेश तुम तो गुस्सा ही नहीं करते, तुम कैसे एडमिनिस्ट्रेटर बनोगे। समटाइम्स यू नीड टू शो ऑल्सो योर एंगर। और मुझे भी फिर बाद में जब मैं और ऊंचे पोजीशंस पे आता गया तो मुझे लगा कि हाँ कई बार जरूरी होता है सामने वाले को ये शो करना कि यू हैव डन समथिंग रॉन्ग। मैं पहले बहुत पोलाइट था, मैं किसी को कुछ कहता ही नहीं था, काम मेरे तब भी सारे हो जाते थे, लोग मुझे बहुत प्रेम से, बहुत आदर से, सम्मान से मेरे काम कर देते थे। लेकिन कई बार मैंने फील किया कि कुछ ऐसे टेढ़े लोग होते हैं जिनको थोड़ा कंट्रोल करने के लिए साम दाम के बाद दंड की भी आवश्यकता पड़ती है। तो एंगर है, एंगर को शो भी करना है, लेकिन कितना एंगर कहाँ शो करना है दैट शुड बी इन योर कंट्रोल। तो वो एक चीज, उसको हम कैसे सीख सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डर है, डर सबके अंदर होता है। मैं आपको महाभारत का एक दृष्टांत देकर के 1 मिनट में खत्म करता हूं। शल्य जो थे, जो कुंती के भाई थे, सॉरी माद्री के भाई थे और इनके मामा होते थे पांडवों के, लेकिन वो लड़े थे कौरवों की तरफ से। तो शल्य जब कौरवों की तरफ से लड़े तो वो कर्ण के सारथी बने, और कर्ण के सारथी बने हुए शल्य जिस समय अर्जुन और कर्ण का युद्ध होने वाला था तो सामने से अर्जुन आ रहे थे और अर्जुन के सारथी तो आपको मालूम है कौन थे, श्री कृष्ण। इधर शल्य जो है वो कर्ण के सारथी तो बने हुए हैं, लेकिन वो हमेशा टॉइंट कसते रहते थे, हमेशा टॉन्टिंग वे में ही बात करते थे कर्ण के साथ, क्योंकि उन्हें अपने भांजे बहुत प्रिय थे, लड़ रहे थे इनकी तरफ से। तो उन्होंने देखा, कर्ण ने जब देखा कि सामने से अर्जुन अपने गांडीव को लिए हुए आ रहे हैं और श्री कृष्ण उस रथ को हाँक रहे हैं, तो कर्ण वहां पर कहते हैं कि कितना अद्भुत दृश्य है, और इस संसार में सिवाय भगवान महादेव के और कोई ऐसा नहीं है जो इस दृश्य को देख करके भयभीत न हो। तो शल्य ने फिर टॉन्ट मारते हुए कहा कि कर्ण तुम तो बहुत बड़े महारथी हो, तुम कैसे भयभीत हो रहे हो अर्जुन से। तो कर्ण ने वहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही जो मैं आपको बताना चाहता था, इस दृष्टांत के थ्रू कन्वे करना चाहता था। कर्ण ने वहां पर कहा कि वो काठ के योद्धा होते हैं जो भयभीत नहीं होते। काठ मतलब लकड़ी, यानी अगर कोई पुतला है तो उसके मन में भय नहीं होगा। जीवित तो चाहे बड़ा योद्धा हो और चाहे छोटा योद्धा हो, हर मनुष्य के मन में भय होता ही है। तो भय होना बुरी बात नहीं है, भय सबके मन में होता है, लेकिन उस भय का कितना होना और उसके ऊपर हमारा नियंत्रण होना, ये हमारा कौशल है, ये हमारा स्किल है, और इसे हमें डेवलप करना होता है कि हम डरें तो, लेकिन किससे डरें? हम भगवान से डरें, सत्य से डरें, या अन्याय से डरें, दुष्ट से डरें। अगर हम अन्याय से और दुष्ट से डरते हैं तो फिर हम कभी भी सत्य और भगवान की पूजा नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम सत्य से डरते हैं, धर्म से डरते हैं, परमात्मा से डरते हैं, तो फिर हम किसी भी अन्यायी से, किसी भी अत्याचारी से, किसी भी दुष्ट से नहीं डरेंगे और हम सदैव अच्छा काम ही करेंगे। तो डर होना चाहिए, लेकिन किधर होना चाहिए, उसका डायरेक्शन क्या हो, दैट इज टू बी डिसाइडेड बाय अस। तो हम इस पर काम करेंगे एज अ वर्कशॉप कि हम किन चीजों को कैसे मैनेज करें, और अगले आने वाले 2 सेशन जो इस वीक के होंगे उनमें हम ये काम करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों के लिए आज होमवर्क ये है कि आप अपनी 5 अगर नहीं मिल रही हैं तो चलो 2-3 जो भी मिलती हैं वो आप फाइंड आउट कीजिए और मुझे भेजें। ठीक है, और कोई प्रश्न आज के लिए?
चलिए धन्यवाद, समय बहुत हो गया है, आप सबसे विदा लेते हैं। ओम शम। बहुत बहुत धन्यवाद साहब।